आदाब नाजरीन। उर्दू के तख्लीकी शोरा और कलमकारों ने इस जबान को अदबी खजाने से मालामाल कर रखा है। उर्दू अदब में हमेशा से ही शायरी का गलबा रहा है। इस सनफ ने रोज़े अव्वल से ही अपने इर्द गिर्द सामाईन और क़ाराइन की भारी तादाद देखी है। अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, दाग दहलवी, ये वो शख्सियात हैं जिनके नामों की आवाज़ कानों में पड़ते ही अल्फाज के सुर बजने लगते हैं, उंगलियां थरकने लगती हैं, ज़बानें गुनगुनाने लगती हैं और ज़हनो कल्ब एक ऐसी तख्लीकी कायनात की सैर को निकल जाते हैं जहाँ से क़याम करना भी मुश्किल होता है और जहाँ से वापसी भी तकलीफ़देह होती है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी तमद्दुनी, सक़ाफ़ती और मज़हबी मिरास की हिफाजत करें। दिल्ली मेहरौली रोड पर वाक़े है औरबिंदो आश्रम। इसी के नज़दीक एक तंग गली बेगमपुर गांव को जाती है। यहाँ की बेगमपुरी मस्जिद को तामीर करवाया था फिरोज शाह तुगलक के वज़ीर आज़म जुनान खान ने। आइए देखते हैं बेगमपुरी मस्जिद। दिल्ली हर लिहाज से एक ऐसा तारीखी शहर और सकाफती शहर है जिसका तहजीबी विरसा हजारों साल पुराना है। जिस तरह किसी भी तहजीबी और सकाफती शहर के नुमायां और मुमताज होने के बेशुमार हवाले होते हैं, उसी तरह दिल्ली की शोहरत के मुतअद्दिद ज़ाविये हैं। इन्हीं हवालों में एक मजबूत और मोतबर पहलू है इबादत गाहों का फन तामीर। दिल्ली में मेहरौली रोड पर बेगमपुर गांव। इस गांव के बीच में बेगमपुरी मस्जिद वाक़े है, जो कि उन 7 मस्जिदों में से एक है जिन्हें फिरोज शाह तुगलक के वज़ीर आज़म खाने जहां जुन्नान खां ने तामीर किया था। फन सकाफत का एक दिलकश नमूना बेगमपुरी मस्जिद, जिसका वसी व अरीज सहन मेहराबी दालानों से घिरा हुआ है। इसके अंदर 3 राहदारी वाला एक इबादत खाना मौजूद है। पत्थरों से बना मस्जिद का ये ढांचा एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। गुलाम गर्दिशों में शुमाल, जुनूब और मशरकी अतराफ से दरवाजे लगे हैं, जिनके दोनों जानिब खिड़कियां हैं और ये दरवाजा आम रास्ते का काम देता है। इबादत गाह का सामने वाला हिस्सा 24 मेहराबी दरवाजों में बटा हुआ है। दरमियान वाली सबसे ऊंची और तुगलक तर्ज तामीर के ठोस मखरूत नुमा मीनार इसके दोनों जानिब वाक़े हैं। इबादत खाने के मरकज के ऊपर एक बड़ा गुंबद है, जबकि छोटे छोटे निस्बतन पस्त गुंबद मरकजी रास्ते और गुलाम गर्दिशों की छतों पर विराजमान हैं। इनमें से चंद एक में कमरे बनाए गए हैं, जिनमें जरूरी अशिया और जंगी साजो सामान रखा जाता था। इस वक्त भी खिड़की गांव के नजदीक सत्युला के मकाम पर इस दीवार के कुछ हिस्से देखे जा सकते हैं। जो ही इंसान मस्जिद की तरफ बढ़ता है, उसका वसी नुकीला गुंबद बड़े दरवाजे से अचानक नमूदार होता है। इसमें दरअसल 44 छोटे छोटे गुंबद थे, लेकिन इनमें से कुछ या तो गिर चुके हैं या फिर गिरने के करीब हैं। जब कोई मस्जिद में जाता है तो 24 मेहराबों वाला कौसी शक्ल का रास्ता उसका इस्तकबाल करता है, जो कि इस मस्जिद का एक दिलचस्प पहलू है।
ये मस्जिद वाकई सलातीनी दौर की एक शाहकार है। लखनवी अंदाज़े कलाम पूरे बरे-सग़ीर में मशहूर है। लखनऊ को सुनहरी शहर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ हिंदुस्तान के मशहूर तरीन शहरों में से एक है। उर्दू शायरी को फ़रोग़ देने में लखनऊ का अहम किरदार रहा है। नवाबों के इस शहर में सकाफ़ती एतबार से सदियों से काफ़ी सरगर्मियाँ देखने को मिली हैं। लखनऊ अपनी दस्तकारी के लिए भी बेहद मकबूल है। इस शहर से मंसूब सकाफ़ती खुसूसियात और रसूम आज जिंदा रिवायात का रूप धार चुकी हैं। ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। ऐ शहरे लखनऊ एक सुनहरा शहर, हिंदुस्तान के मशहूर तरीन शहरों में से एक। लखनऊ में जो ही आप दाखिल होते हैं तो आप दूर से ही लखनवी तहजीब की एक भीनी भीनी सी महक महसूस कर सकते हैं। नवाबों के इस शहर में सकाफती एतबार से चंद सदियों से काफी सरगर्मियां देखने को मिली हैं। लखनवी अंदाज़े कलाम जो पूरे बर्रे सगीर में मशहूर है, वो यहाँ का खासा है। अगर इस शहर से मंसूब कई सकाफती खुसूसियात और रसूम आज जिंदा रिवायात का रूप धार चुकी हैं, तो उसका सेहरा अवध के नवाब के सर जाता है। उर्दू शायरी को अपने उरूज पर पहुंचाने में इस शहर का एक अहम किरदार रहा है। यही वजह है कि लखनऊ को आज सुनहरे शहर के नाम से भी जाना जाता है। तारीखी इमारत और फनून लतीफ़ा यहाँ बावकार माजी और अजीमुशान रिवायात की जिंदा यादगारें हैं। सदियों से लखनऊ अपनी दस्तकारियों की वजह से मशहूर रहा है, जिनमें दिलनशीन चिकनकारी भी शामिल है। इन दिलकश दस्तकारी अशिया की मांग भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी रोज बरोज बढ़ रही है। चिकन एक मुनफरिद हुनर है जिसमें नाजुक और हुनरमंद कशीदाकारी का इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कपड़े का इस्तेमाल होता है। चिकनकारी में 36 किस्म के टांकों का इस्तेमाल खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए होता है। लखनऊ में चिकनकारी चौक इलाके और दलीगंज में खास तौर पर की जाती है। चिकनकारी के अलावा जरदोजी और कामदनकारी के लिए भी लखनऊ करबो जवार में मशहूर है। ये कशीदा कारियां सोने और चांदी के धागों से साड़ियों, दुपट्टों, लहंगों, चोलियों, टोपियों और जूतों वगैरह पर की जाती हैं। लखनऊ कदीम जमाने से जेवरात और रोगनकारी के लिए भी जाना जाता रहा है। दिलकश चांदी के ज़ुरूफ भी काफी मकबूल हैं, जिन पर शिकार करने के मनाज़िर, सांप और गुलाब वगैरह के नुकूश होते हैं। लखनऊ की बिदरी और जरबुलंद नखराकारी का इजहार हुक्का फर्शी, जेवरात बॉक्स, सीनी, बर्तन
और सिगरेट रखने के डिब्बों में पूरी तरह आया होता है। लखनऊ की खुशवज़ा ज़रूफ साजी एक और शोबा है जो सारिफीन की तवज्जो का मरकज है। लंबी गर्दन वाले पानी के मटके और हुक्का फर्शी खास तौर पर मकबूल हैं। लजीज और शाही पकवानों में लखनऊ को शोहरत हासिल है। बिरयानी और लखनऊ लाजिमो मलजूम है। टुंडे कबाब और दीगर लखनवी पकवान लाजवाब माने जाते हैं। लखनऊ इत्र या मुश्क के लिए भी मशहूर है। 19वीं सदी से लखनऊ ने मुख्तलिफ खुशबुओं से इत्र पैदा करने के कामयाब तजुर्बे किए। मुख्तलिफ किस्म के खुशबूदार पौधों, जड़ी बूटियों, मसालों, संदल के तेल, फूलों और पत्तियों से हासिल की गई लखनवी खुशबुओं में खस, केवड़ा, चमेली, ज़ाफ़रान और अगार शामिल हैं। लखनवी पान, जर्दा और खमीरा सार्फिन की अव्वलीन पसंद है। ये शहर पतंग साजी के लिए भी मशहूर है। पतंगबाजी ने सिर्फ लखनऊ में दर्जा कमाल हासिल किया। नवाबों की सरपरस्ती में इस फन ने काफी तरक्की की और कई अक़साम की पतंगें और धागे वजूद में लाए गए। इन फनून के अलावा लखनऊ में गोटा बाफी, रंगसाजी, नकरई वर्कसाजी, लकड़कारी और ताजिया साजी में भी कमाल हासिल किया। लखनऊ हमेशा की तरह आज भी एक बारौनक शहर है और यहाँ की मखसूस रिवायात और मीरास इसकी अजमत को चार चांद लगा रही हैं। उर्दू का जन्म शुमाली हिंदुस्तान में हुआ, दक्कन में इर्तिका पाई और शुमाली हिंदुस्तान में ही अपने उरूज को पहुंची। इसको नशोनुमा और फ़रोग़ देने में उत्तर प्रदेश का अहम किरदार रहा। दिल्ली ने इसकी भरपूर खिदमत की। तसनीफ़ व तालीफ़ के अलावा सहाफ़ती शोबे में भी उर्दू का एक मुनफरिद मकाम रहा है। वहीं उर्दू के बासर कायदीन ने अपनी कोशिशों और काविशों के ज़रिए कौमी और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इसकी तख्लीकी अहलियत का कायल कर रखा है। वहीं उर्दू अकेडमी दिल्ली ने भी उर्दू को तेज़ी से बचाने में अहम किरदार अदा किया है। आइए इस ज़मन में मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। उर्दू को खड़ी बोली से पूरे आलम में दर्जा कमाल तक पहुंचाने में दिल्ली शहर के किरदार से सभी वाकिफ हैं। आज़ादी से पहले हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ और दिल्ली ने उर्दू के दर्जा बदर्जा इर्तिका में बुनियादी किरदार अदा किया। लेकिन लखनऊ और दिल्ली को उर्दू स्कूल की हैसियत हासिल रही। दोनों स्कूल वबस्तगाने उर्दू का मर्जा और मरकज थे। दोनों शहरों के शायरों और अदीबों को अपनी उर्दू दानी और उससे वाबस्तगी पर फख्र था। आजादी के बाद उर्दू दोस्त इंतहाई बेबसी के साथ उर्दू की दर्दनाक सूरत हाल देखकर खून के आंसू रोते रहे। चुनांचे मुसलसल कोशिशों के बाद 31 मार्च सन 1981 को दिल्ली में उर्दू अकादमी के क़याम का ऐलान किया गया। इस अकादमी के क़याम से इस सूबे में उर्दू की तरक्की के नए इम्कानात रोशन हुए। उर्दू अकादमी दिल्ली ने
उर्दू को ज़वाल से निकालकर इसको नई नस्ल तक पहुंचाने का जो काम हाथ में लिया है वो काफी सराहा जा रहा है। उर्दू अकादमी दिल्ली ने एक मॉडल के तौर पर काम करने की कोशिश की। अकादमी का दायरा कार काफी वसी और मतनू तैयार किया गया। इसके बुनियादी मकासद में दिल्ली शहर की अदबी तारीखी अहवाल को इसकी सकाफती और समाजी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक दस्तयाब तारीखी और दस्तावेजी मवाद को मुरतब किया गया। दिल्ली की हिस्ट्री से, तारीख से मुतालिक जो किताबें हैं, कल्चर से मुतालिक जो किताबें हैं, यहाँ की ज़बान के मुतालिक जो किताबें हैं वो हम छापें और लोगों तक पहुँचें ताकि हमारी बात पहुँचे, ज़बान का प्रमोशन प्रोपगेशन हो। कौमी दारुल हुकूमत में सरगर्म कार होने की वजह से अकादमी ने अदबी, सकाफती और समाजी जिंदगी से गहरी दिलचस्पी के साथ साथ मुल्कगीर हैसियत से काम करना शुरू किया और अपनी सरगर्मियों में पूरी उर्दू दुनिया को शामिल करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के अंदर हम वाहिद हैं जो हर साल एक बहुत बड़ा नेशनल उर्दू थिएटर फेस्टिवल करते हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से बहुत अच्छी टीमें आती हैं और ड्रामे लिखे जा रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और उर्दू में ड्रामे कर रहे हैं। कुल हिंद सतह की अदबी व शेरी महफिलों, सेमिनार, इनामो एजाज और ऐवान उर्दू और उमंग जैसे मकबूल आम माहनामा रिसालों और अहम मौज़ूआत पर मयारी किताबों की इशाअत ने उर्दू अकादमी दिल्ली को दूसरी उर्दू अकादमियों से मुमताज़ बना दिया। उर्दू के तईं दिल्ली की इस वाबस्तगी का समर ये निकला कि इसमें फिर से जान आई है और ये तनज़्ज़ुली का खरका उतार फेंकने के बाद तरक्की की डगर पर आ गई है। कागज़, ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में किताबों का अक्स उभर आता है। हमारी तहज़ीब व तमद्दुन, हमारी तारीख़, हमारा अदब, हता कि हमारे मजहबी सहीफ़े अगर आज हमारे सामने ज़िंदा हैं तो ये कागज़ का ही करिश्मा है। हमारे मुल्क में कागज़ बनाने की एक रिवायत है जो सदियों पुरानी है। वहीं मोहम्मद हुसैन कागज़ी रिवायती कागज़ बनाने की हुनरकारी का शायद आखिरी कारीगर है। ये सनत कागज़ी ख़ानदान की कोशिशों और अनथक मेहनत की वजह से आज भी जिंदा है और हमारी मिरास का अहम हिस्सा है। हजारों साल पहले चीन से कागज के इस्तेमाल का आगाज तो हुआ, मगर 8वीं सदी में समरकंद कागज तैयार करने की सनत का शहसवार बन के उभरा, जहां से तुर्कों और अरबों ने इस तहरीरी अशिया को अपनाया और कागज का नाम भी दिया। भारत में बुर्जा पत्रा, टिडा पत्रा के तहरीरी दौर के बाद हाथों से बने कागज पर लिखने की रिवायात अहम तब्दीली माना जाता है। हमारे मुल्क में कागज की सनत तेजी से फैल गई। हुसैन कागजी कागजी खानदान के शायद आखिरी चश्मो चराग हैं, जिनके आबाओ अजदाद भारत में 800 साल कब्ल बस गए। मैं आज मेरी 75 साल की उम्र है, कम से कम 15 साल का काम करने लगा था। जो कागज बनाते ना तो सबने तो छोड़ दिया है कि नहीं। हम ही एक वाहिद मैं हूँ जो बना रहा हूँ, बाकी और कोई नहीं बनाता कागज। सांगनेर में तो सिलसिला जारी रखा हमने। ये हमने तो हमारे पापा से सीखा है और पापा ने उनके पापा से सीखा, तो ऐसे चलता आ रहा है। 6 पीढ़ी हो गए हमारे, मेरे सुधा 6 पीढ़ी हो गई और मेरा बच्चा भी यही करेगा काम। उन्होंने कागज बनाने की रिवायती सनत को बुजुर्गों से सीखा और उसे पेशे की हैसियत से अपनाया और एक नफा बख्श खानदानी तिजारत के तौर पर फरोग दिया। उनकी इस फनकाराना सलाहियत पर
उन्हें दादे तहसीन भी हासिल हुई है। हुसैन कागजी के लिए हाथों से बने कागज की ये रिवायत एक पुरकशिश और हसीन दस्तकारी है जो कई पीढ़ियों से उनके यहाँ मुरव्विज है, और ये इस दस्तकारी की सलाहियत से ही माने जाने जाते रहे हैं। मोहम्मद हुसैन कागजी कागज बनाने की सनत का एक कारखाना यहाँ पर चला रहे हैं, जिसमें इनके साथ बहुत सारे लोग कागज बनाने की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। पानी और खुली जगहों का होना कागज बनाने के इस अमल के लिए लाजमी है, जिसमें मलबूसात इंडस्ट्री से निकले हुए टुकड़ों को नर्म शय यानी गूदा बनाया जाता है, जिसको काट काट कर कूटने के अमल से गुजारा जाता है। कूटना इंतहाई अहम माना जाता है, जहां से कागज के शीट तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से हम इसको लेवल करेंगे बराबर। अब ये लेवल हो गया है ना, इसके बाद में फर्मे को जो है वो कागज़ तैयार करेंगे। हमने इसको कागज़ बना लिया। कागज़ बनाने के बाद में इसको छपरी के ऊपर खांसी रख दी। खांसी रखने के बाद में पत्थर रख दिया। पत्थर रखने के बाद में पूरी रात रखा रहेगा। फिर सुबह पत्थर उतारने के बाद में इसको बाहर निकालने के बाद फिर दीवार पर एक एक कागज़ चिपकाया जाएगा। अब कागज को आफताब की तमाज़त में सुखाया जाता है, फिर जाके कैलेंडरिंग का अमल शुरू होता है, जैसे कागज की इस्त्री सी की जाती है। टेक्नोलॉजी की जदीद कारी से गो के इस नायाब सनत को धचका सा जरूर लगा, मगर हुसैन कागजी ने इन मुश्किल हालात में न सिर्फ अपने माश को संभाला, बल्कि इस कीमती हुर्फत को जिला बख्श दी। हमारा कागज़ तो 100 कागज़ 2 दिन में कंप्लीट होता है, और मील का कागज़ होता है वो 1 दिन में हज़ारों बन जाता है, और वो सस्ता भी होता था, और हमारा कुछ महंगा होता था, तो इसमें कोई बचत भी नहीं थी। तो इसको सब ने बंद कर दिया। मतलब पहले कागज़वाड़ा पूरा ही था, तो किसी ने तो गत्ता चला लिया, किसी ने सलीम पेपर जो बनाते हैं उस टाइप का चला लिया, और एक हमने नहीं छोड़ा अभी इसको। माहौलियाती कसाफत के पेश नज़र 1920 की दहाई से जो मुहिम चली, उसके पस मंज़र में ये माहौल दोस्त सनत एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर उभरी। दस साल पहले तो बिल्कुल ही इसमें दम नहीं था, मगर ये जैन समाज है, उन्होंने देखा मतलब कागज़ और हमारे बारे में मालूम किया कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, 400 साल पुरानी लाइफ है इसकी, 400 साल तक नहीं गलता है कागज़। तो उन्होंने 10 साल से तो वो हमसे ले रहे हैं जैन समाज वाले। फिर जैन समाज वालों के ज़रिए बाहर विदेश में जैसे ईरान, दुबई वगैरह, वहाँ मालूम किया कि भाई इस काम में इनका कागज़ आ रहा है, तो वो भी कुरान लिखने लग गए टोंक के अंदर। और हुसैन कागजी के हाथों से बने कागज के इन खुशनुमा प्रोडक्ट्स में नई जान पैदा हुई। ये सनत आखिरी सांस लेने के बजाय नई तरक्की की राह पर गामजन हुई। हाथों से बने कागज की नई चीजें मार्केट में आईं और हुसैन कागजी की कागज वाली सनत फिर से जिंदा हुई।
हुसैन कागज़ी का ये मुख्तसर सा तारुफ हमें हमारे हसीन और जमील मासी का भी तारुफ कराता है। तहजीबी और सकाफ़ती मिरास का ये सफ़र अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।